टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर बैठा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। एक तरह से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, परंतु जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद भारत की स्थिति क्या थी? वर्ल्ड वार जब खत्म हुए थे तो दुनिया दो भागों में बट रहे थे। सब दिन होत ना एक समाना, तो एक समान सबकी नीति दिन नहीं होते। हाथ थामे लिए हो तो दो कदम साथ भी चल लो। जब भरोसा कर करके हाथ थामे लिए हो तो दो कदम साथ भी चल लो। आपको वो मंजिल दिलाऊंगा जिसके आप हकदार। भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा। कर लो मेरा एतबार, चलो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड मालवीय एकेडमी में। तो आपको चांद के पार ले जाने के लिए हमारी पूरी की पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि अब हम लोग का जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है वो CUET करवाने जा रहा है। CUET के द्वारा NTA करवाने जा रही है। तो इसमें कुछ आपको नए नए चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो आपको बहुत कंफ्यूज होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस टाइप से सिलेबस नया डिजाइन हुआ है। तो इसके लिए चिंता करने की बात आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं। तो देखिए, अभी तक आपको अदर सब्जेक्ट जो थे उसके सिलेबस जा चुके होंगे, और आज जो मैं बात करूंगा वो डोमेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के बारे में। कि देखिए, डोमेन जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस को जो डोमेन रखना चाहते हैं उनके लिए किन किन सिलेबस और किन किन टॉपिक्स को आपको ध्यान देना होगा, किस प्रकार से पढ़ना होगा, किस प्रकार की आपकी रणनीति होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक ग्रीक दार्शनिक है, उन्होंने बोला था कि यदि आपको 6 घंटे में एक पेड़ काटने को कहा जाए तो पहले आप 4 घंटे अपने कुल्हाड़ी को तेज कीजिए और 2 घंटे मुंह से काटिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी काम करने से पहले आपकी रणनीति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि आपकी रणनीति अच्छी हो तो आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारा किस प्रकार का स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम थोड़ा सा पढ़ करके कम मेहनत में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएं। जैसा कि आप जानते होंगे कि CUET में जो एज ए डोमेन सब्जेक्ट जो भी पॉलिटिकल साइंस रखे उसमें 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और 50 में आपको 40 कंपलसरी करने होंगे। तो आपका ये ध्येय होना चाहिए कि हम 40 में 40 कर ले जाएं, क्योंकि जानते हो कि अब जो हम लोग का सिलेबस नया पैटर्न हुआ है। पहले क्या था, एक सागर था पॉलिटिकल साइंस, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उठाकर पुटअप कर दिया गया था, तो बच्चे इधर उधर से पढ़ ले रहे थे। अब सोचो, जब सिलेबस नहीं पता था बच्चों को तब वो 300 में 280 तक ठेका दे रहे थे। अब क्या है, अब व्यक्ति को पता है कि NCERT का 2 टॉपिक 2 चैप्टर सीमात पढ़ने हैं जो 12th का हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने होते हैं। तो अब बच्चे सब पढ़ने के दौड़ जाएंगे, लेकिन आपको किस प्रकार से पढ़ना है, कहां से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और गहन चर्चा करेंगे। ये वादा है आपसे कि आपसे एक भी क्वेश्चन यदि छूट जाए तो फिर आप बताना मुझे कि सर आपने पढ़ाया और क्वेश्चन अलग से आ गए। आपको बहुत सारे कोचिंग दिखेंगे जो बता देंगे ये पढ़ लो वो पढ़ लो। अरे यहाँ तक ऐसे ही तो कोचिंग वाले आए हैं जो कि आपको हनुमान पहाड़ जैसा सिलेबस दे देंगे। हनुमान पहाड़ समझते हो ना? देखिए, जब लक्ष्मण जी को वान लगा था तो वैद्य जी ने कहा था कि आप संजीवन बूटी ले आइए, तो क्या किया, पूरा पूरा पहाड़ लाग दे दिए कि देखिए भाई यही है, इसमें तो चुन लीजिए आप। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको पूरा का पूरा मैं बता दूं। आप पूछो कि सर सिलेबस क्या है, तब मैं बोलूँगा बहुत मेहनत करो, पढ़ाई करो। क्या पढ़ाई करो ये नहीं बताऊँगा, बस पढ़ाई करो, मेहनत करो। तो मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि आपको एकदम वो चीज़ बताऊं जो कि एग्जाम में आने की 99% संभावना है। और इसके साथ आपको लग रहा होगा कि सर सिर्फ और सिर्फ क्या ये चीज़ें हमें यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए उपयोगी है, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा यदि आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हो, इसके अलावा यदि आप कंपटीशन में जाना चाहते हो, कभी जाओगे ही, वो तो है ही। तो अभी मेरा फोकस रहेगा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस। इसके साथ यदि आप कभी भी कहीं भी पॉलिटिकल साइंस के बेसिक की बात करो, कोई आपसे पूछे कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो ये पॉलिटिकल साइंस में आपको ये बहुत ही मदद करेगा, चाहे किसी क्षेत्र में जाओ लाइफ के, क्योंकि यह आपका एक कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो आइए हम बात करेंगे आज डोमेन सब्जेक्ट की किन किन टॉपिक्स को पढ़ने बच्चों। तो सबसे पहला हम लोग को देखिए, ये सिलेबस हमारा है।
मैंने डिजाइन किया है, ये सिलेबस है, इसको आपको पढ़ने हैं और किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, किन पर थोड़ा कम करने हैं, इस पर बारी बारी से चर्चा किया जाएगा। क्योंकि देखिए, यदि आपको कहा जाए कि आपको पता नहीं है कि रास्ते किस तरह से जाती है, हमें पता है कि रास्ता कहाँ कहाँ पर मुड़ती है, कहाँ पर रास्ते में आपको कठिनाइयाँ आएगी, कहाँ पर आपको थोड़ा स्पीड तेज करने हैं, तो इस प्रकार से हम हर एक जगह कहाँ पर आपको थोड़ा तेज खींचना है, कहाँ पर आपको थोड़ा धीरे धीरे करके ले चलना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ तेज दौड़ना, सभी चीज़ पर बारे में बात करेंगे। तो ये आपका सिलेबस है, उस पर हम बारी बारी से बात करेंगे। देखिए बच्चों, जो इससे पहले भी मैं पढ़ाया था पॉलिटिकल साइंस, वो था कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो बच्चे पढ़े होंगे वो आपके जो जनरल टेस्ट है, जैसा जानते होंगे कि CUET का जो आपका सिलेबस है उसमें एक लैंग्वेज पोर्शन, डोमेन और जनरल टेस्ट, तो जो हमने पढ़ा था वो जनरल टेस्ट के लिए आपके लिए पर्याप्त है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के आज के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं हम लोगों का पहला जो सिलेबस है वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो विश्व की स्थिति, आप जानते हो कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो हमने क्या पढ़ा था जनरल टेस्ट में, जनरल वाले सब्जेक्ट में, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना किस प्रकार से बना, कौन कौन लोग बनाने में थे, उनका क्या इम्प्लीमेंटेशन अभी वर्तमान में है। परंतु उस समय विश्व की क्या स्थिति थी इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ बात करेंगे हम लोग, क्या कि स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति। अब देखिए, आप जान रहे हो कि स्वतंत्र भारत हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे बहुत मेहनत किए, हर एक तरह से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। परंतु जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद भारत की स्थिति क्या थी, इसके बारे में कोई पता है आपको? तो आज हम बारी बारी से दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद भारत की स्थिति क्या थी। उसके बाद हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। तो पहले हम इसमें बात करते हैं, क्या लग रहा है जब भारत आज़ाद हुआ था तो क्या सब कुछ बदल गए थे, सभी तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी? ऐसा था क्या कि सूरज भगवान थोड़ा बड़े हो गए थे, दुपट्टा इमोशन में लहरा रहे थे, सभी जगह खुशियाँ ही खुशियाँ थी, सभी जगह चिड़ियाँ चहचहा रही थी? ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे ही भारत आज़ाद होगी, भारत के सामने बहुत बहुत बड़ी समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी, बहुत सारी समस्याएं थी। ऐसी नहीं थी, जानते हो जैसे देश हमारा आज़ाद हुआ, एक तरफ आज़ादी के गीत गुनगुनाए जा रहे थे, तो उसी समय दूसरी तरफ हमारा देश का विभाजन हो गया था और दूसरी तरफ विभाजन के गीत क्या दुख वाले नगमे भी गाए जा रहे थे। तो इस प्रकार से हमारे देश में एक पार्टीशन हो गया, उसका दर्द, उसके बाद हमारे पास गरीबी का दर्द, बहुत सारे दर्द थे। तो किस प्रकार से हमारे राजनेताओं ने नए पार्टियां बनाई, किस प्रकार से उन समस्याओं से निपटा, इसके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे इस टॉपिक्स में। तो देखिए, पहला सिलेबस का पहला टॉपिक है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पहला क्या था, चैलेंज था कि हम भारत आज़ाद तो हो गया, अब इस देश को किस प्रकार बिल्ड किया जाए, राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी। क्योंकि देखो, जो पार्टीशन के बाद बहुत सारे नए लोग पाकिस्तान से भारत में आए थे, बहुत बड़ी गरीबी बढ़ गई थी। तो इसी स्थिति में पहले गरीबी को दूर करना, राष्ट्र का निर्माण करना। और जब अंग्रेज गए थे तो ऐसा नहीं कि अंग्रेज आसानी से चले गए थे, उसके बाद सब कुछ यहाँ ठीक ठाक था, कुछ नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत थे, सब अलग अलग राष्ट्र की बात कर रहे थे कि हैदराबाद अलग देश बनेगा, जम्मू कश्मीर अलग देश बनेगा, मध्य प्रदेश अलग बनेगा, राजस्थान अलग बनेगा। इस प्रकार अनेक राष्ट्र थे, अनेक राज्य थे, छोटे छोटे प्रांत थे जो अलग अलग देश की मांग कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सभी को एक साथ यूनाइट कर पाना काफ़ी कठिन काम था। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हमारे नेताओं ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने सभी को एक साथ किया। हमारे नेता जो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने भारत की गरीबी को दूर करने का प्रयास किया। तो किस प्रकार से किया उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड यूनिट है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। आप जानते होंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश का एक पार्टी, महत्वपूर्ण पार्टी थी, वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था, को एक क्रेडिट मिला था कि भारत की स्वतंत्रता को दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कांग्रेस का है, इसलिए कांग्रेस को पूरा क्रेडिट मिला था। तो इसलिए उस समय क्या हुआ था, एक दल का प्रभुत्व हो गया था, यानी कि पूरा सेंटर में, पूरा राज्यों में, अधिकांश राज्यों में, पूरा नहीं कर सकता हूँ, सभी जगह सरकार इसी की थी। तो इसलिए एक पार्टी डोमिनेंस को
के बारे में बात किया गया था उसमें। और जानते हो जब एक पार्टी का डोमिनेंस होता है तो वो लोकतंत्र नहीं, वो उसको हम राजतंत्र भी कर सकते हैं, मोनार्की का रूप धारण कर सकता था। इसके बारे में बात करेंगे कि कांग्रेस के बारे में किस प्रकार वो एक दल के रूप में प्रभुत्व में आ गया था। सेकेंड बात करेंगे पॉलिटिक्स प्लान डेवलपमेंट। अब जानते हो कि उसमें भारत की स्थिति बहुत खराब थी। भारत एक गरीब राज्य बन गया था, भारत के पास कुछ नहीं थे, यहाँ के संसाधन अंग्रेज ले जा चुके थे, भारत बची थी बस गरीबी और तन्हाई। तो उस समय गरीबी को दूर करने के लिए, कृषि को उत्थान करने के लिए, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई गई, पंचवर्षीय योजनाएं आई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें। नियोजित विकास की राजनीति कि किस प्रकार हमने रणनीति बनाई थी इसको डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी भारत के विदेशी संबंध। आप जानते हो कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय दूसरी तरफ हमारा वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, और वर्ल्ड वार जब खत्म हुए थे तो दुनिया दो भागों में बट रहे थे। एक तरफ पूंजीवाद अमेरिका, दूसरी तरफ साम्यवाद रसिया। दो भागों में पूरा वर्ल्ड बट चुका था। तो इसी स्थिति में भारत के लिए महत्वपूर्ण था कि वो रास्ता चुने जो उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यदि वो पूंजीवाद की रास्ता चुनता तो भी हमारा देश गर्त में चला जाता, यदि साम्यवाद को चुनता तो भी हमारा देश को दिक्कत होती, क्योंकि पूंजीवादी हमें सपोर्ट करना बंद कर देते। तो ऐसी स्थिति में भारत ने ऐसे विदेशी संबंध बनाए जो कि दोनों से फायदा ले सके, दोनों का काम आ सके, दोनों से अपना अपना हित साध सके। तो उस समय हमारे विदेशी संबंध किस प्रकार से थे, फॉरेन रिलेशन किस प्रकार के थे, उसके बारे में बात करेंगे। और भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई थी, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चैलेंजेज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। क्या है? कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापना। मैंने क्या बताया कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, ऐसा नहीं होता उसका समय हमेशा एक समान रहता है। नहीं कहा जाता है सब दिन होत ना एक समाना, तो एक समान सबकी नीति दिन नहीं होते। और कांग्रेस में भी विघटन आएंगे, नए नए पार्टियां देखने को मिलेंगे, जनसंघ आएगा, एकता पार्टी आएगा, सोशलिस्ट पार्टी आएंगे, इस प्रकार से बहुत सारे जनसंघ, इस प्रकार जनता पार्टी आएंगे। इस प्रकार देखिएगा किस प्रकार कांग्रेस का हटाना होता है, किस प्रकार इमरजेंसी लगते हैं, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। बहुत ही जो इसमें टॉपिक्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला पढ़ने में। ऐसा बिल्कुल बोरिंग नहीं होने दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में, हर एक टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बच्चों वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। अब हमारे लोकतंत्र में क्या क्या संकट आने वाले थे इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप पॉलिटिक्स के बारे में भी जो बच्चे थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते होंगे तो उनको पता होगा 1975 में हमारे देश में आपातकाल लागू किया गया था, और किस प्रकार से हमारे जो भी अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे, उसको सरकार ने कैप्चर कर लिया था। तो उस स्थिति में देखोगे कि सरकार कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स पर ही नहीं, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है न्यायपालिका के भी कामों में हस्तक्षेप करने लगे थे। तो एक समय लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि लगता है भारत में लोकतंत्र की एज खत्म हो गई, भारत के दिन, अच्छे लोकतंत्र के दिन ढल गए। तो उस समय क्या क्या चैलेंजेस थे लोकतंत्र के पास, डेमोक्रेसी के सामने, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, यानी लोकप्रिय आंदोलन का उदय। आप जानते हो भारत एक समय एक साथ विकास की रणनीति पर चल रही थी। जब विकास आती है तो साथ साथ फायदा तो लाता है, उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे यदि आप बड़े बड़े उद्योग लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ बस्तियों को, कुछ लोग गरीबों को उसे उस स्थान से हटाए जाने पड़ेंगे, कुछ पर्यावरण को नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे उद्योग एक तरफ लग रहे थे, हमारे देश विकास के सपने देख रहे थे, तो उसी समय कहीं ना कहीं कुछ गरीबों को अपने स्थान, अपने जमीन को त्यागना पड़ रहा था। बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटे जा रहे थे। तो उस समय बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए, विरोध हुए। तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे किस प्रकार के विरोध हुए, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, इसका परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में पढ़े थे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक ये होगा। अगला है रीजनल एस्पायरेंट्स, यानी क्षेत्रीय आकांक्षाएं। आप जानते हो भारत में बहुत सारे राज्य थे, बहुत सारे प्रांत थे। तो हर एक राज्य की, हर एक प्रांत की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, अपने अपने लाभ होते हैं। तो उस स्थिति में हर एक राज्य अपने अपने आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए अलग अलग आंदोलन कर रहे थे, अलग अलग मांग कर रहे थे। जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारतीय रणनीति में नए बदलाव।
अब देखो क्या कहा जाता है ना, बदलाव जो होते हैं एक परंपरा होती है कि एक समय धीरे धीरे नहीं कहता बदलाव प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो उस प्रकार भारतीय राजनीति में क्या क्या परिवर्तन आए, कांग्रेस गई, बीजेपी आए, जनता पार्टी आए, इस प्रकार से बहुत पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, तो बहुत सारे टाइप के बदलाव हुए। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी कि मेन फोकस होगा कि भारत के आज़ादी के बाद भारत के अभी तक की स्थिति को आने में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, सॉरी, किस प्रकार हमने अपने आप को डेवलप किया, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। सेकेंड में हम क्या पढ़ेंगे, हाँ, इसमें हम लोग बात करेंगे किस चीज़ पर बच्चों, तो है समकालीन विश्व रणनीति या राजनीति। समकालीन यानी उस समय जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस समय वर्ल्ड का स्थिति क्या था। हम दोनों टॉपिक्स को, फर्स्ट चैप्टर दोनों को एक दूसरे से मिला कर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि हमारे देश के आज़ाद करने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का हाथ था। लेकिन आपके यहाँ पर जब आओगे तो आपके कुछ कंसेप्ट चेंज होंगे, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद कराने में सिर्फ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का हाथ नहीं था, उनकी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। परंतु उस समय जो वर्ल्ड का स्थिति थी, दुनिया की स्थिति क्या थी, उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। क्योंकि हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो स्थिति आपको वो दिन उस समय आपको याद होना चाहिए 15 अगस्त 1947, और जस्ट उससे 2 साल पहले सबसे वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ था। तो वर्ल्ड वार का स्थिति का क्या प्रभाव पड़ा हमारे देश पर, उस समय वर्ल्ड की स्थिति क्या था, उसके क्या प्रभाव पड़ा। देखिए क्या है, कोल्ड वार एरा, शीत युद्ध काल। जब देखिए जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ था तो उस समय 2 महाशक्तियां उभर कर आई। एक था अमेरिका, पूंजीवादी का गुट का नेतृत्व कर रहा था, दूसरी तरफ से साम्यवादी गुट का नेतृत्व संभाल रहा था सोवियत संघ, रसिया। तो दोनों के बीच में दोनों अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए आपस में बस वही कोल्ड वार कर रहे थे। कोल्ड वार का मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट आप लोग आमने सामने नहीं आते हैं, बल्कि एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे थे। आमने सामने तो नहीं आए, परंतु वर्ल्ड की स्थिति ऐसी कर दिया गया था कि लग रहा था कि अब युद्ध होगा कि अब युद्ध होगा। तो इसके बारे में पढ़ेंगे क्या उसमें वर्ल्ड की स्थिति थी, किस प्रकार से पूरा देश, पूरा वर्ल्ड क्या होगा। तो 2 भागों में बंटने जा रहा था, आधा देश जा रहा था रसिया की तरफ, आधा देश जा रहा था अमेरिका की तरफ। तो उस समय भारत ने क्या चुना, भारत ने चुना था गुटनिरपेक्ष, ना मैं रसिया की तरफ जाऊंगा ना मैं अमेरिका की जाऊंगा। तो इन्होंने बीच का रास्ता निकाला था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है द एंड ऑफ बायोपोलरिटी, यानी 2 ध्रुवीयता का अंत। एक समय क्या हुआ था वर्ल्ड वार 2 के बाद, मैंने बताया 2 ध्रुव में बंट गया था भारत, पूरा दुनिया। किस में, एक तरफ यूएसएसआर था, यूएसएसआर, और दूसरी तरफ कौन था, आपके यूएसए। तो 2 भागों में बट गया था, आधा देश इधर सपोर्ट कर रहे थे, आधा देश इधर सपोर्ट कर रहे थे। परंतु वैसी स्थिति में भारत और कुछ अफ्रीकन देश जो नया स्वतंत्र हुआ था, वो सोच रहा था कि यदि हम फिर से किसी एक गुट में शामिल हो जाएंगे तो जो हमने स्वतंत्रता अर्जित की है वो फिर से खत्म हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस देश का डोमिनेंट हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, दोनों गुटों में शामिल होने का प्रयास नहीं किया, बल्कि अपना एक नया रास्ता अपनाया और उन्होंने क्या किया, गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई, यानी हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, ऐसा नीति अपनाया। तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वैश्विक राजनीति में अमेरिकी अधिपत्य। देखिए कोल्ड वार 1991 में आपकी समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो यूएसएसआर है, रसिया जो जिसको अभी वर्तमान में कहते हैं, उसका विघटन हो जाता है, अनेक पार्टों में टूट जाते हैं, और ऐसी स्थिति में अमेरिका का पूरा वर्चस्व पूरा विश्व पर छा जाता है। तो इसी स्थिति में देखिएगा कि अमेरिका का विश्व में वर्चस्व किस प्रकार छाया और कहाँ कहाँ प्रभाव किया विश्व को, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अमेरिका हेजेमोनी था, पूरा पावरफुल अमेरिका ही बन गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे शक्ति के वैकल्पिक केंद्र के। देखिए रसिया तो खत्म हो चुका था, अब यूएसए के पास पूरा पावर आ गया था, वर्ल्ड के पास पूरा वर्ल्ड का पावर, अब एकमात्र सेंटर था यूएसए, अमेरिका। तो इसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे भी केंद्र बने शक्ति के जो कि अमेरिका को चैलेंज दे सकते हैं, जैसे रसिया। उस समय रसिया 1991 के यूएसएसआर के विघटन के बाद रसिया एक पावरफुल देश के रूप में उभरा। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे संगठन बने, जैसे सार्क बना, आपके आसियान बने, आपके यूरोपीय यूनियन बने। इस प्रकार अन्य सेंटर स्टेट, कुछ स्टेट्स का सम्मेलन हुआ जो कि अब नए नए
केंद्र बनाए, अपने आप को शक्ति को एक जगह एकत्रित किए, यानी कह सकते हैं कि जो पहले एक जगह केंद्र शक्ति केंद्रित थी अमेरिका के पास, वो अलग अलग जगह बंटने लगे। जैसे यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो यूरोपियन यूनियन बना लिए। जो साउथ एशिया के कंट्रीज है, थाईलैंड, सिंगापुर, मनीला, ये सब देश, फिलीपींस, ये सब मिलकर क्या बना लिए, आसियान बना लिए। भारत, पाकिस्तान, चाइना, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब देशों मिलकर सार्क बना लिए। इस प्रकार से शक्ति का विभाजन हुआ, अन्य अन्य गुट बनने लगे, छोटे छोटे गुट बन गए। तो वहाँ पर इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या नए नए संगठन बने। नेक्स्ट बारे पढ़ेंगे हम लोग कंटेम्प्ररी साउथ एशिया, यानी समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में, यानी कि उस समय जो साउथ एशिया था आपका, उसका सिचुएशन क्या था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें विशेष रूप से कि साउथ एशिया जो देख रहे हैं, जैसे आसियान देश बने थे, तो उसमें क्या स्थिति थी, और वो जो क्षेत्र था भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, चाइना के लिए महत्वपूर्ण था, और अन्य वर्ल्ड के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह क्षेत्र कहीं ना कहीं हिंद महासागर को टच करते थे, और जानते हो व्यापार के लिए सागर का कितना महत्व है। इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी उस समय वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ तो वर्ल्ड वार फिर से ना हो जाए, इसलिए अन्य संगठन बने, जिसमें हम बेसिक मुख्य रूप से पढ़ेंगे आपके यहाँ पर यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर हम बेसिक रूप से चर्चा करेंगे कि यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका किस प्रकार निर्माण हुआ, किस प्रकार इनका कार्य था, इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। इसके अलावा अन्य भी छोटे छोटे संगठन बने, जैसे WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी उस समय के बाद कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमारा है समकालीन दुनिया में सुरक्षा, सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब देखो, शीत युद्ध जब चल रहा था तो उस समय हर एक देश को अपने अपनी सुरक्षा की चिंता चल रही थी। एक तरफ देख सकते हो कि 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया, उसके बाद 1965 में पाकिस्तान से ठन गई हमारी, 1971 में फिर से पाकिस्तान से ठन गई। इसलिए उसमें सिर्फ भारत में ही ऐसा नहीं था कि युद्ध हो रहा था, अन्य देशों में भी युद्ध हो रहा था, जैसे दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम में, उधर हंगरी में रसिया आक्रमण कर दिया। तो इस प्रकार से हर एक देश में अपने अपने सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित थे कि हमारा सुरक्षा कौन करेगा। तो इसलिए उस समय क्या हुआ था, एक तरह से हथियारों की होड़ लग गई थी कि कितना हथियार मेरे पास अधिक से अधिक हो। जैसे कि भारत की मैं बात करूं तो भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई, अहिंसा का मार्ग अपनाया। भारत को लगा था कि हम किसी से युद्ध न करेंगे तो कोई हमसे क्यों युद्ध करेगा, और इस कारण से उन्होंने क्या किया, जो सुरक्षा पर खर्च होते थे वो बहुत ही कम कर दिया। आपके BK कृष्ण मेनन उस समय रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम भारत अहिंसा के पुजारी, हम किसी पर आक्रमण न करेंगे, हम पर कोई क्यों आक्रमण करेगा। ऐसी का दंश हमें 1962 में चाइना वार में देखने को मिला और हमें मुंह की खानी पड़ गई थी। तो इसलिए हमने भी उसी रास्ता को अपनाया, हमने भी हथियारों की होड़ लगा दी, हमने भी नए नए हथियार खरीदने शुरू कर दिए और आर्म फोर्स पर हमने भी खर्च करने शुरू किए। जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। जब देखते हो कि जब विकास की बात आती है तो विकास एक तरफा नहीं होता है कि खाली सिर्फ फायदा देता है। जब हम विकास करते हैं, नए नए इंडस्ट्री लगाते हैं, नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं, दूसरी तरफ इसका कहीं ना कहीं हानि का प्रभाव भी पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो प्रकृति पर पड़ता है, इन्वायरमेंट पे पड़ता है। तो इन्वायरमेंट के रक्षक भी सामने आ गए कि नहीं भाई, आप विकास करो लेकिन प्रकृति को भी ध्यान रखो। तो किस प्रकार से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, मीन्स जो प्रकृति की रक्षा के लिए क्या क्या आंदोलन चलने पड़े, उसके बारे में बात करूंगा। वैश्विक तापमान को कम करने की बात करी गई, आपकी इस पर बहुत सारे सम्मेलन हुए, इसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट वन है ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण। अब देखिए, पहले हमारा देश ने क्या अपनाया था कि हम वर्ल्ड से उतना नहीं जुड़ पा रहे थे, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था कि वर्ल्ड का चीज़ें हमारे देश में ज़्यादा ना आ पाए। क्योंकि जानते हो, यदि वर्ल्ड की चीज़ें हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा आएगी तो क्या नुकसान होगा हमारा, कि हमारा ये नुकसान होगा कि हमारे देश में जो छोटे छोटे उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे, मध्यम उद्योग थे, उनके धंधे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता था। इसलिए हमने उनको संरक्षण देने के लिए बाहरी चीज़ों को रोक लगा दिया, उन पर अधिक से अधिक टैक्स लगा दिया, ताकि यदि वो चीज़ें आएगी, मान लो हम एक शर्ट बनाए, उसका प्राइस हमने रखा 10 रुपया, बाहर का कोई शर्ट आया वो अपना दाम रखा 5 रुपया या 7 रुपया,
तो अब उस समय यदि बाहरी शर्ट आने लगे, बाहरी कपड़े आने लगते, तो हमारे जो देश के जो कारीगर उपजाते थे, वो शर्ट बनाते थे, उसकी कीमत उसको कौन पूछता? वो दे रहे 10 रुपया में, बाहरी शर्ट उससे अच्छा बनाया रहा है आपको 7 रुपया में, तो कोई खरीदता नहीं। इसलिए सरकार ने क्या किया, अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए उस पर हमने भारी मात्रा में टैक्स लगा दिया। जैसे कि हमने लगा दिया 100% टैक्स, तो उसका 7 रुपया दाम था, हो गया 14 रुपया। वो बेचेगा कितना? 20 रुपया में, हमारा शर्ट 10 रुपया का, तो कौन बिकेगा? मेरा शर्ट ही बिकेगा। तो ऐसी स्थिति में हमने ऐसा रखा था। लेकिन 1991 के बाद हमने भी थोड़ा अपने आप में ढील दिया, हमने बाहरी चीज़ों का आमंत्रण किया और विश्व के साथ तालमेल बैठाया कि हाँ भाई, हम भी अब तैयार हो चुके हैं विश्व के साथ कम्पीट करने के लिए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, वैश्वीकरण में भारत किस प्रकार से अपना इन्वॉल्व किया, किस प्रकार से जुड़े, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों, ये था आपका सिलेबस, आपका टॉपिक्स। अब इसमें मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्या क्या है ये और उसको किस प्रकार से पढ़ना है। क्योंकि देखिए, आप जानते होंगे कि जो आपको डरा रहा है, जो एनाकोंडा आपको डरा रहा है, एनटीए, हम लोग उसी के धुरंधर हैं। जिस तूफान से आप डर रहे हो, हम उसी का तैराक हैं। चाहे हम हो, सूरज सर हो, आप किसी मोहन सर हो या इकोनॉमिक्स वाली मैडम हो, सभी के सभी यूजीसी नेट क्वालिफाई बंदे हैं। हम जानते हैं कि ये कहाँ तक ये जा सकते हैं। तो आप चिंता ना करें, बहुत सारे कोचिंग आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो कुछ और बता रहे होंगे, कह रहे कुछ नहीं है, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। अरे भाई, वो खुद नहीं जानते कि क्या पढ़ना है, बस तीर पर तीर मारे जा रहे हैं अंधेरे में, कहीं कुछ लग जाए। कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो एक ही बंदा अपने आप को एक्सपर्ट समझकर हर एक टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। हिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, पॉलिटिकल भी पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा है। अरे भाई, आप एक क्षेत्र को तो पढ़ नहीं पाए अच्छे से, सारे को क्या पढ़ाओगे? तो इसलिए यहाँ पर हमने, आप देखे होंगे कि हिस्ट्री अलग पढ़ा रहे सूरज सर, मैं पॉलिटिकल अलग पढ़ा रहा हूँ, सिमोन सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। सभी बंदे अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। सभी यूजीसी के जो सबसे हाईएस्ट एग्जाम होता है यूजीसी नेट, वो हम लोग क्वालिफाई है। तो अब आप खुद ये बुद्धिमान हो कि आप तय कर पाओगे कि किस क्षेत्र में हमें जाना है। अब देखिए, गाँव में एक झोला छाप डॉक्टर होता है, वो क्या करता है? वो सभी इलाज कर देगा। आपका हड्डी का दिक्कत है, कान का दिक्कत है, पेट का दिक्कत है, सर का दिक्कत है, इसके साथ साथ वो इतना ही नहीं रुकता है, वो जानवरों को भी देख लेगा, वो जानवरों को भी टीका लगा देगा। और एक होता है शहर के डॉक्टर, जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं, MBBS किए हुए होते हैं। वो सिर्फ यदि आँख का तो आँख ही देखेंगे, यदि आपको कान में दिक्कत तो सिर्फ वो कान ही देखेंगे, हड्डी का दिक्कत तो सिर्फ हड्डी देखेंगे। तो आप किसको प्रीफर करोगे? जो व्यक्ति स्पेशलिस्ट, जनरल को नहीं। क्योंकि जनरल वाले क्या हैंगे, वो पेट का दर्द कर रहा है, वो सर के दर्द की दवा दे देने के बाद बेटा ये खा लो, उनको लगता है भाई चलो यदि ठीक हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक भी हो जाता है और कभी कभी स्थिति और ही बदतर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में डिसीजन आपको लेना है कि आपको किस तरफ जाना है, आपको स्पेशलिस्ट को पास जाना है या फिर जनरल के पास जाना है। तो बच्चों, ये आप डिसाइड करोगे। और आप यहाँ पर आए हो, जब मैं बात बताना चाहता हूँ, जब भरोसा कर हाथ थाम ही लिए हो तो 2 कदम साथ भी चल लो। जब भरोसा कर के हाथ थामे लिए हो तो 2 कदम साथ भी चल लो, आपको वो मंजिल दिलाऊंगा जिसके आप हकदार हो। तो बच्चों, आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहो। आप इसके बाद आपको बारी इसको पढ़ाया जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको क्वेश्चन भी हम कराएंगे, ताकि जितना क्वेश्चन मैं करवा दूंगा ना, कि नेट वाले कभी सोच भी नहीं पाए होंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही सुनाना चाहूँगा आपको, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर बैठा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ठीक है बच्चों, फिर से हम लोग के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर से नए लेक्चर में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आपका जो महाभारत, जिसमें आप पॉलिटिक्स के दोनों लेक्चर के बारे में पढ़ोगे, चाहे वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो या इंडिपेंडेंस के बाद भारत की क्या स्थिति हुई थी। तो ठीक है, मिलते हैं बच्चों फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।